हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड। यहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है आपका, कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और प्लस आपके वेटेज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑफलाइन मोड का होता है, मतलब आपको पेन एंड पेपर मिलेगा और आपको OMR सीट मिलेगा जिस पे आपको राइट आंसर को फिल करके उसके बाद जमा करना होगा। एग्ज़ाम का पेपर भी आपको लेने नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपके OMR का वो प्रिंट रहता है, पीछे एक कार्बन लगा करके मिला रहता है, वो सिर्फ ले जाने के लिए मिलता है आपको घर पे। बाकी आपको सारी चीज़ें वहीं पे जमा कर देनी होती है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके रहते हैं 100, और उस 100 क्वेश्चन में आपका सभी का सभी जितना भी क्वेश्चन है, वैसे नहीं है कि GK GS ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। UG में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप MCOM करने जा रहे हैं तो BCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ज़्यादातर फोकस यहीं पे रहता है। जितने भी मैंने पेपर देखे हुए हैं उसमें ज़्यादातर है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एक आध दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वो मिल जाएगा आपको, लेकिन मेन फोकस आपका यही रहता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर UG में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल एग्जाम आपका कितने नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 100 क्वेश्चन लगाने के लिए आपको 120 मिनट मिले रहते हैं। फिर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो जिस भी वो सब्जेक्ट में आप PG करना चाहते हैं उसमें आपका UG होना चाहिए, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका UG में होना चाहिए जो भी आप PG में पढ़ना चाहते हैं। जो DDU का करंट PG पैटर्न है वो सेमेस्टर और प्राइवेट दोनों हैं। सेमेस्टर में क्या है कि आपका CBCS पैटर्न लागू है। पहले क्या था कि सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में ही अगर आप पढ़ते तो सेमेस्टर था, बाकी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और कोई प्राइवेट आप पढ़ रहे हैं तो एनुअल एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं चाहे DDU में पढ़ रहे हैं, कैंपस में आप हैं, दोनों जगह आपको सेमेस्टर के हिसाब से एग्ज़ाम देना है, यानी कि 2 साल में मिला करके आपको 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। प्राइवेट के साथ क्या है, जैसा आपका एनुअल एग्ज़ाम होता था पहले वैसे ही होता है। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है आपका वो अब MCQ बेस पर होने लगा है, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो PG आपको 4 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और वो MCQ बेस पर एग्ज़ाम होता है। वो आगे बाद में कभी डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वेटेज आपको कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेन 4 चीज़ों को इंक्लूड किया है, बाकी और भी वेटेज हैं आपके छोटे छोटे, जैसे कास्ट के हिसाब से हो गया, फिर उसके बाद एक्स आर्मी मैन के हिसाब से हो गया, ऐसे करके कई सारे वेटेज थे, लेकिन ये मेन वेटेज है आपका। जैसे अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े हुए हैं UG, मान लीजिए DVN-DC से पढ़ा हुआ, मारवाड़ से पढ़ा हुआ है, किसी और कॉलेज से पढ़ा हुआ है जो कि DDU से ही एफिलिएट है, तो आपको 2% का वेटेज मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं से पढ़े हुए हैं, यानी कि कैंपस से ही आप हैं, तो आपको 5% वेटेज मिलते हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 2% का वेटेज मिलता है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास NCC या NSS का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का वेटेज मिलता है। तो ये 4 वेटेज मेन होते हैं। इसके साथ अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके कोई पेरेंट वहीं काम कर रहे होते हैं DDU में ही, तो उनके लिए अलग से वेटेज मिलता है, वो सारी चीज़ें भी हैं। इसके बाद ये आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में यहाँ पर बाकी अगर आप किसी चीज़ में MA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, तो UG का जो आपका है ग्रेजुएशन का सिलेबस है वही उसी सिलेबस से रिलेटेड आपका पूछता है PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैं MCOM के एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ कि MCOM के सिलेबस में क्या क्या रहता है। तो जितना मैंने पेपर देखा हुआ है और मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसमें इनकम टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, BRF हो गया, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी 2-4 चीज़ें और हैं। अभी इन सब से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं बताऊँगी। फिर आपका मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया। आप इन सबको देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ज़्यादातर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही हैं। इनकम टैक्स से आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, ये तीनों थ्योरेटिकल पार्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मीनिंग हैं,
प्रीवियस ईयर को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, टोटल इनकम को किस में डिफाइन किया गया है, ग्रॉस टोटल इनकम को किस में डिफाइन किया गया है। जो फंडामेंटल टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, उसके साथ फंडामेंटल टर्म्स के जो सेक्शन है वो याद होने चाहिए। असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। उसके बाद आपका इसी में इंक्लूड होता है वो डेप्रिशिएशन वाला, कैरी और सेटअप ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस हो गया। फिर उसके बाद आपका अदर सोर्सेज से इनकम, इन सब से रिलेटेड इनकम टैक्स का क्वेश्चन आपका बनता है। और कंपनी लॉ में भी क्या है कि आपका सेक्शन से रिलेटेड मीटिंग क्या होता है, कोरम क्या होता है। फिर उसके बाद वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी हो गया, कंपलसरी हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन क्या है, ये सब। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने नोट्स बना करके पढ़ा था तो उस सब नोट्स को एक बार पढ़ जाइए। फिर बीआरएफ से भी आपके वही सब क्वेश्चन होते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट को मिला करके कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, कंसिडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन से सेक्शन में गुड्स को इंक्लूड किया गया है, डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना पड़ेगा कि सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। आप इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व, डिमांड एनालिसिस हो गया, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू प्रोपोर्शन हो गया, फिर रिटर्न्स टू स्केल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2-3 चीज़ें पढ़नी है, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल और इंटरनल जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होता है वो पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ आपने WTO के बारे में पढ़ा होगा, IMF के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद अंकटाड के बारे में पढ़ा है, ADB हो गया। कुछ मेन इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, RBI के बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप नाबार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। तो जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ लेते हैं, मेन फंक्शन उनका क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, वो आपका कवर हो जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप अगर पढ़े होंगे तो इजीली कर ले जाएंगे। जैसे गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया, चाहे कोई जनरल एंट्री हो गई, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपका एजम्पशंस हो गए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। फिर उसके बाद मे बी क्वेश्चन इंक्लूड हो या ना हो, जैसे इंश्योरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा इसी के अंदर। फिर BRS इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ये आपके ग्रेजुएशन का एंट्रेंस जब होता है उसमें आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं रहता है, बस गिने चुने 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही रहते हैं। एजम्पशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग मार्केट वैल्यू और उसके बाद जो बुक वैल्यू रहता है उन दोनों के से जो कम रहता है उसको हम लोग वैल्यूएट करते हैं, कौन से एजम्पशन को फॉलो करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। फिर आपका मार्केटिंग से भी वही है कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन, मतलब गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, 4P किसने दिया है, 4P में क्या क्या इंक्लूड है, मार्केटिंग मिक्स इसी को बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। मैनेजमेंट में क्या है कि आप गिने चुने 4-5 टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। लीडरशिप हो गया, लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल हैं वो। फिर उसके बाद मोटिवेशन के थ्योरीज़ हैं वो आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लीजिए। ये मेन क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट करता है। फिर मनी एंड बैंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, RBI के बारे में पढ़ लीजिए, कॉमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने हाई पावर्ड मनी के बारे में पढ़ा होगा। फिर M1, M2, M3 और M4 इन सब के फॉर्मूले पढ़ लीजिए, हाई पावर्ड मनी के भी फॉर्मूले पढ़ लीजिए। इतना आपका सफिशिएंट हो जाता है सिलेबस को कवर करने में। अगर इतना पढ़ लेते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पढ़ना और एग्ज़ाम में बैठ कर के वो MCQs को सही करना दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर रिटन एग्ज़ाम रहता है तो हमारे माइंड में जो कुछ भी रहता है वो हम लिख देते हैं, लेकिन जब MCQ आता है तो हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलता है बैठे हुए 10-5 मिनट गूगल पे ही सर्च करके आप पढ़ लीजिए, तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जाती है। तो मेरिट में आपका जो पिछले 2-3 साल का है उसके हिसाब से है
कि जनरल का अगर आप 65 क्वेश्चन, यानी कि आपका 6 दूनी 12 और 130 नंबर, 130 नंबर के ऊपर आप पहुंच जाते हैं तो 99% रहता है, चांसेस बन जाते हैं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। 65% के एवब अगर आप हैं तो 99% चांसेस बने रहते हैं कि आपका हो भी जाएगा। 2-3 क्वेश्चन नीचे और ऊपर हो सकता है वो। वैसे ही आपका ओबीसी का है कि 62 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप हैं तो 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। SC ST अगर कैटेगरी में आते हैं तो 55 क्वेश्चन के एबव रहता है तो आपके 99% आपका बनता है कि आपके हो जाएंगे सिलेक्शन। जो आपका प्रीवियस मेरिट गया था वो 135 पे गया था, इसके पहले 140 पे गया था, उसके पहले आपका 144 से लेकर के 148 के बीच में गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। 140 और 135 इसी के बीच में चल रहा है। तो अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि 70 क्वेश्चन हम सही करके आएँ। 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तो ये मान के चलिए 100% कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। और मेरा मानना यही है कि आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, जितने क्वेश्चन मिलते हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी मिलते रहते हैं। और एक चीज़ और बताना था, एंटरप्रेन्योरशिप, वो भूल गया था। एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि उसके एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टाइल्स होंगे, इनोवेशन क्या होता है, क्रिएशन क्या होता है, फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं है, बट इनोवेशन क्या होता है, क्रिएशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फिर इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो एंटरप्रेन्योरशिप से ही टोटल 12 क्वेश्चन आ गए थे। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, हाँ, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो स्टेजेस हैं, किसको हम लोग इनोवेटर बोलते हैं, कौन से ऐसे स्पॉन्टनस होते हैं, ऐसे करके टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन याद नहीं रहता है, तो कोशिश करिए कि आपको याद रहे और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गो थ्रू कर जाएं। अगर एक बार क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं घुमा करके वही क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट वही घुमाएगा, वही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो गया, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट हो गया, तो क्वेश्चन वहीं से आपके बनने हैं। इंडिफरेंस कर्व के फीचर पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का फीचर है या नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका कॉन्वेक्स होता है कि आपका कॉनकेव होता है। फिर उसके बाद इलेस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में ये बताइए कि क्रॉस इलेस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड अगर सब्सटीट्यूट गुड है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आप पढ़े रहते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे लगाया था। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितने तरीके के क्वेश्चन आपके सामने से गए रहेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट को एक क्लैरिटी बना रहेगा, उतना आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना अच्छा आप पेपर देंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। किसी चीज़ में अगर डाउट होगा तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके रिप्लाई कर दूँगी। और किसी चीज़ को अगर आपको पढ़ना रहेगा तो वो अभी आप बता दीजिएगा, मेरे पास टाइम रहता है तो मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।